हेलो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ट्रिकी जीके में। हम आज आपके लेकर आ गए हैं मुगल शासन, जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं अकबर की। और अकबर का पहले वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने जो कहानी बताई थी अकबर से रिलेटेड, वो आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं, जिससे कि आपकी एक भूमिका बन जाए और आपको जो आगे पढ़ाया जाए वो अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो सबसे पहले मैंने बात किया था अकबर और अकबर के परिवार के बारे में कि अकबर का पूरा नाम क्या था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और मध्यकालीन इतिहास वाले आप टॉपिक को चुनिए और वहाँ पर आप अकबर का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इनके परिवार के बारे में अच्छी तरीके से बताया था आप लोगों को। और उसके पश्चात में अकबर के राज्याभिषेक के बारे में, पानीपत की द्वितीय युद्ध के बारे में, उनके जो सबसे विश्वास पात्र थे, उनके पिता समान थे बैरम खां को किस प्रकार से मारा गया, किस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया और उनको मौत के घाट उतारा गया, उसके बारे में मैंने अच्छी तरीके से चर्चा की है। बैरम खां अकबर के लिए उसी प्रकार थी जिस प्रकार से बाहुबली के लिए कटप्पा, लेकिन ऐसी क्या स्थिति आ गई जिससे कि जो अकबर ने ही बैरम खां को मरवा दिया। तो ये अगर आपने अभी तक, उसके बाद में धायमा जो महाम अंगा थी उनके बारे में मैंने बताया। और इसी प्रकार से जो अकबर के द्वारा हरमदल की समाप्ति की गई, उसमें कौन कौन सी कमियां थी, इन चीज़ों के बारे में मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ और प्लीज़ सबसे पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये है सेकंड पार्ट, इसमें हम बात करेंगे साम्राज्य विस्तार की, अकबर के साम्राज्य विस्तार की। मेरे प्यारे दोस्तों, बस थोड़ा-सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। देखिए, आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ और प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को आप देखिए। देखने के पश्चात में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ और प्लीज़ आप एक लाइक अवश्य कर दीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए अच्छी तरीके से और टॉपिक को तैयार करूँगा और आपको प्रदान करूँगा। दोस्तों, थोड़ी-सी अभी हमको स्टार्टिंग में यूट्यूब पर पढ़ाने पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। अगर आप लोग थोड़ा-सा सहयोग कर देंगे, मेरा सपोर्ट कर देंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो प्लीज़ और प्लीज़ थोड़ा-सा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे कि दोस्तों मैं मेरा आत्मविश्वास बढ़ सके और मैं यूट्यूब पर आपको अच्छी फ्री में नोट्स प्रोवाइड करा सकूं और अच्छी वीडियो आपको दे सकूं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर सकूं। दोस्तों, देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं साम्राज्यवादी नीति। ठीक है दोस्तों, पहले तो हम सोच रहे थे अकबर के इतिहास को हम 2 पार्टों में बना देंगे, लेकिन दोस्तों क्योंकि अकबर का टॉपिक बहुत बड़ा है और अकबर से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इस टॉपिक में भी हम केवल क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हम जो जितने भी युद्ध हुए हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और उसके पश्चात में लास्ट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, जितने भी अकबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं और अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो यूपीपी हो, यूपीपी से लेकर यूपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उनको हम थर्ड पार्ट में दोस्तों क्या करेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपको बताएंगे। तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। प्रथम चरण देखिए क्या होता है कि अकबर जब अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, तो इसका जो साम्राज्य विस्तार है दोस्तों, वो 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से प्रकार से बांटा गया है, आप केवल हमारी बातों को सुनते रहिए, आपको ये टॉपिक आसानी से याद हो जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ में। देखिए, प्रथम चरण जो होता है दोस्तों, वो होता है 1556 से लेकर के 1560 तक। ठीक है, जो द्वितीय चरण होता है दोस्तों, वो होता है 1560 से लेकर के 79 तक, 79 तक। ठीक है, जो तृतीय चरण होता है दोस्तों, वो होता है 1579 से लेकर 79 से लेकर के 1601 तक, 1601 तक। ठीक है, तो ये 3 चरण में आपको इनके युद्धों को पढ़ना है। अगर आप 3 चरण में पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ याद हो जाएंगी। देखिए, पहले चरण के बारे में मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। ठीक है, इस चरण के बारे में मैंने पहले डिस्कस कर दिया। ये कौन सा चरण है, तो ये दोस्तों चरण है
इस अवध में क्या होता है, जो बैरम खां होते हैं, बैरम खां की संरचना में जो अकबर क्या करता है, उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता है और मुगल राज्य का शुद्धिकरण करता है। तो ये जो पाठ मैंने पढ़ा है उसमें बैरम खां के बारे में मैंने बता दिया था किस प्रकार से वो साहसी कार्य करता है और लास्ट में षड्यंत्र के द्वारा उसे मारा जाता है। आज हम बात करेंगे द्वितीय चरण की, ठीक है। तो द्वितीय चरण कब चलता है, 1560 से लेकर के 79 तक, ठीक है। तो इस अवधि में क्या होता है, अकबर मुख्यतः अफगानों को हराने एवं राजपूतों से संबंध निश्चित करने में लगा रहता है और अपने राज्य का विस्तार करता है। किस प्रकार से वो विस्तार करता है उसकी चर्चा हम आगे विस्तृत रूप से करेंगे, ठीक है। तृतीय चरण में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्पेशली जब मध्य भारत पर उसका कमांड हो जाता है तो कश्मीर, ठीक है, काबुल, उड़ीसा जो पश्चिमोत्तर सीमा है, ठीक है, वहां पर ध्यान देता है और उसको अपने कब्जे में लेता है। इसके अतिरिक्त जो दक्षिणी भाग है, भारत का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी सीमा है, उन राज्यों को में अपने राज्य का विस्तार करता है और उनको अपने अधिकार में लेता है, ठीक है। तो 3 पार्टों में इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। और इसको हम क्या करेंगे, देखिए कोई भी टॉपिक आप पढ़िए तो आपको उसके बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमको पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से याद हो जाए। और याद कब होगा, जब कहानी वाइज आप पढ़ोगे, ठीक है। बहुत से यूट्यूब चैनलों पर मैंने देखा है कि आपको शॉर्ट में बता देते हैं, आपको कुछ समय तक याद रहता है और बाद में आप भूल जाते हैं। तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं याद करना है। आप क्या करेंगे, कहानी वाइज याद कीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम द्वितीय चरण में देखेंगे 1560 से लेकर के 79 तक, ठीक है। सबसे पहला जो आक्रमण हुआ दोस्तों वो हुआ मालवा विजय। मालवा विजय कब हुआ था, तो ये 1560 में हुआ था, ठीक है। अकबर के समय में जो मालवा का राजा था वो दोस्तों था राजा बाज बहादुर, ठीक है। कौन सा बंदा, इसको बाज बहादुर भी कहा जाता है। ये क्या था, ये अपने राज्य में एक राजा तो था लेकिन वो अपनी प्रजा पर इतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा संगीत प्रेमी था, वह आज संगीतों को सुना करता था। इसके साथ साथ में उसकी एक पत्नी थी, इसका नाम था रूपमती। बहुत ही उस समय बताया जाता है कि जो भारत में सबसे सुंदर स्त्री थी वो रूपमती थी। और जो बंदा बाज बहादुर है और रूपमती की जो कहानी है बहुत ही वो प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये हमेशा अपनी पत्नी के प्रेम में पड़ा रहता था और उसी में लिप्त होने के कारण इसका जो साम्राज्य था वो इतना सुदृढ़ नहीं था, इतना अच्छा नहीं था, जबकि ये गुजरात की सीमा से लगा हुआ था और यहाँ पर जो देश था ये बहुत ही समृद्धशाली था। लेकिन इन कुछ कमियों की वजह से अकबर क्या करता है, इस पर आक्रमण कर देता है। तो ये जो राज्य होता है वो गुजरात की सीमा से लगा होने के कारण इस पर अकबर क्या करना, अधिकार करना चाहता है। क्यों अधिकार करना चाहते हैं ये आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो गुजरात है उस समय बहुत ही शक्तिशाली समृद्धशाली राज्य होता है, क्योंकि वहाँ से जो लोगों का आना जाना, वहाँ से विदेशी व्यापार, वहाँ से लोग जो हज करने के लिए जाते थे, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं अकबर प्रभावित होता था और इसीलिए गुजरात को हमेशा वो चाहता था कि वो हमारे अंडर में आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए आगे प्रयास भी करेगा बारी बारी से, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहली चीज आपको याद रखना है कि मालवा विजय सबसे पहले किस पर आक्रमण होता है, मालवा पर, ठीक है। मालवा क्या होता है, मैंने बताया कि बहुत ही समृद्ध से शाली प्रांत होता है। सबसे पहले क्या किया, बैरम खां को भेजता है अकबर। बैरम खां के नेतृत्व में आक्रमण होता है और उसके पश्चात में बैरम खां के बाद में आदम खां को भेजता है ना। इनकी कहानी हम पहले बता चुके हैं। आदम खां को भेजता है और जब आदम खां जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ी कहानी बनती है दोस्तों कि जो इसके बारे में, रूपमती के बारे में काफी सुना हुआ होता है। कौन, अकबर। अकबर की मैंने पहले ही बता दिया है कि जो हरम दल होता था है उसमें इस प्रकार की, मतलब इस प्रकार की नहीं, सॉरी कहेंगे, मतलब लगभग 5,000 रानियां उसमें हैं। 5,000 दासियां कह लीजिए हैं। वो ऐसी दासियां हैं जहां पर वो आक्रमण करता है, वहां की जो खूबसूरत महिलाएं हैं उनको क्या करता है, वो बंदी बना लेता है और अपने हरम दल में शामिल कर लेता है, ठीक है। तो जैसे ही पता चलता है अकबर को कि रूपमती एक ऐसी स्त्री है जो भारत में काफी खूबसूरत है, तो इसीलिए क्या करता है, इसको प्राप्त करने के लिए वो पहले ही संदेशा भेजाता है कि अगर बाज बहादुर अगर मान जाएगा और अपनी पत्नी को भेज देगा हमारे दरबार में तो मैं उस पर आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन
बंदा बाज बहादुर, ये जो बाज बहादुर होता है नहीं मानता है, जिसके कारण क्या होता है सबसे पहले बैरम खां को भेजता है। तो बैरम खां क्या करता है, एक बार आक्रमण करने के पश्चात में वो वापस लौट आता है, लेकिन दोबारा जब आदम खां को भेजता है। आदम खां कौन था, तो ये महामंगा होती हैं, जो कि जो महामंगा होती हैं उनकी उनका पुत्र होता है आदम खां। तो ये आदम खां या अधम खां, ठीक है, दो नाम है इसके। तो ये क्या करता है, ये आक्रमण करता है बाज बहादुर पर और इसको पराजित भी करता है। पराजित करने के पश्चात में ये क्या करता है, बहुत ही अत्याचार करता है और इससे त्रस्त होकर के, है ना, रूपमती सोचती है कि अब उसके सतीत्व पर आँच आ जाएगी, इसीलिए वो क्या करती है, रूपमती जहर खा करके दोस्तों अ, मर जाती है। ठीक है, जहर खाकर अपने सतीत्व की रक्षा करती है कौन, रूपमती। और इस चीज़ से अकबर बहुत ही निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, इसीलिए वह तुरंत आदम खां को आदेश देता है कि वो तुरंत चला आए। ठीक है, तो जैसे ही वो चला आता है फिर से बाज बहादुर आकर के अपना जो ये है मालवा है इस पर अपना अधिकार कर लेता है और वहां पर रहने लगता है। उसके पश्चात में क्या होता है, वो फिर से अकबर क्या करता है, पीर मोहम्मद को इस बार भेजता है। ठीक है, और अब्दुल खान उज्बेक को मालवा विजय के लिए फिर से भेजता है। और उसके पश्चात में जो ये बाज बहादुर है, ये भाग करके मेवाड़ के जो राजा होते हैं, उस समय राजपूत राजा होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली राजा होते हैं, वो सिरमौर माना जाता है उदय सिंह, राणा उदय सिंह को। ठीक है, उस समय तो इनके यहाँ भाग करके वो शरण ले लेता है और अकबर की वह अधीनता उसमें स्वीकार, मतलब उसका क्षेत्र तो उसमें चला जाता है, लेकिन वह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, वह उसके पास चला जाता है। ठीक है, इसके पास में, राणा उदय सिंह के पास में। लेकिन अंततः क्या होता है, बाद में ये जब आता है तो ये अधीनता स्वीकार करता है। अधीनता स्वीकार करने के पश्चात में अकबर इसको अपने दरबार में कुछ जो मनसबदार बना करके इनको इनकी जो है इनको पैसे देने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखेंगे। अब यहाँ तक कहानी समझ में आई। सबसे पहली जो विजय हुई वो मालवा विजय हुई। उसके पश्चात में जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अकबर को पहुंचना कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में। ठीक है, तो दूसरा जो आक्रमण करता है वो 1561 में करता है, चुनार के दुर्ग पर अधिकार करता है। चुनार के दुर्ग पर 1561 में आसिफ खां के द्वारा मुगलों का अधिकार हो जाता है। इससे क्या होता है, अकबर को बिहार की तरफ बढ़ने एवं अफगानों का दमन करने में बहुत सहायता मिलती है। तो अब देखिए, पहले तो मालवा विजय हुई 60 में, और 61 में देखिए टॉपिक वाइज आपको याद करना है। 61 में कौन सी विजय हुई, चुनार की विजय हो गई। ठीक है, फिर उसके पश्चात में अब बारी आती है जो राजपूताना राज्य हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिरमौर इनको माना जाता है उस समय। सभी जो राजा हैं, छोटे मोटे राजा हैं, वो सब क्या करते हैं, राजपूतों को अपना सिरमौर मानते हैं। तो इसीलिए अकबर क्या करता है, अब सोचता है कि हम किस प्रकार से राजपूतों पर अधिकार करें, जिससे हमारा जो राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र पूरा हमारा हो जाए। तो दो प्रकार की वो नीतियां बनाता है। ठीक है, दो प्रकार की नीतियां बनाता है अकबर। पहला क्या करता है, वो वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। अब वैवाहिक संबंध क्या है, तो वो कहता है कि जो राजा स्वेच्छा से मेरी अधीनता अगर स्वीकार कर लेगा, या फिर वैवाहिक संबंध अपने घर से अगर अपने पुत्री का अगर, या फिर जो भी सुंदर कन्याएं हों उनका अगर विवाह वह अकबर से कर देंगे, तो ऐसी अवस्था में अकबर उनको अपने यहाँ अपने यहाँ जो है क्या करता है, अपने यहाँ नौकरी पर रख लेगा, अपने यहाँ अच्छे पद भी प्रदान करेगा तथा उसका राज्य उसे वापस कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार की एक व्यवस्था चलाता है अकबर। इसीलिए जो छोटे मोटे राजा होते हैं वो अधीनता स्वीकार करते जाते हैं और उनको जो कुछ मनसबदार दे करके अपने क्षेत्र में शामिल कर लेता है और उनको अपने यहाँ नौकरी पर अच्छे पदों पर रख लेता है। कौन, अकबर। ठीक है, तो पहला काम क्या करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, दूसरा काम देखो क्या करता है, दूसरा काम करता है ये कि जो राजा अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं या वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं, अब उनसे क्या करता है, जबरन उनसे युद्ध करता है। और युद्ध जब करना पड़ता है अकबर से, तो अकबर की जो सेना दोस्तों होती है उस समय बहुत ही विशालकाय होती है और गोले बारूद से लैस होती है, तथा इसके अतिरिक्त उसकी जो सेना होती है जहां पर भी आक्रमण करती है वहां पर बहुत ही कत्लेआम मचाती है, जिससे भयभीत होकर के जितने भी राजपूत राजा होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वो सरेंडर कर देते हैं और अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो दो प्रकार के
जो अकबर नियम बनाता है, ठीक है? ऐसे क्या होता है, जो छोटे-छोटे राजा होते हैं वो अधीनता स्वीकार करने लगते हैं, फिर वो आगे बढ़ता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो जितने भी राजा हैं सबको पता ही चल जाता है। वो संदेशा सबके यहाँ भिजवा देता है कि आपको ये नीतियाँ माननी पड़ेंगी। अगर आप ये नीति नहीं मानेंगे तो आपको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो इसी के उपलक्ष्य में वो क्या होता है, एक बार 1562 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1562 ईस्वी में वो एक बार ऐसे ही मतलब युद्ध की इच्छा से नहीं जा रहा होता है। वो मोइनुद्दीन चिश्ती यानी आगरा जा रहा होता है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ज़ियारत करने के लिए। लेकिन ये चीज़ जैसे ही पता चलती है किसको? भारमल को। अच्छा, भारमल को ये चीज़, या बिहारी मल भी कहा जाता है। भारमल के दरबार में भी कुछ मुस्लिम अधिकारी होते हैं। उन्होंने भड़का दिया भारमल को कि ये जो अकबर आ रहा है वह आपके राज्य का भ्रमण करने आ रहा है और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर भ्रमण करने के पश्चात में हो सकता है ये आक्रमण भी कर दें। तो इससे जो भारमल हैं ये क्या होते हैं, ये भयभीत हो जाते हैं। भयभीत हो जाते हैं और पहले ही दोस्तों ये क्या करते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है हरखा भाई, ठीक है? हरखा भाई, ठीक है? तो हरखा भाई का ही पुत्र होता है दोस्तों जहांगीर। तो ये हरखा भाई का दोस्तों विवाह कर देते हैं। किससे विवाह कर देते हैं? तो ये विवाह हो जाता है दोस्तों अकबर से। अकबर के साथ में विवाह कर दिया जाता है। और इसके बदले में अकबर क्या करता है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, अपना मनसबदार बना लेता है और उनके पुत्र पुत्र को क्या करता है, ये पुत्र को बना लेता है भगवान दास जिनका नाम होता है। इनको अपना सबदार बना लेता है। इसके साथ साथ में इनके जो पौत्र होते हैं, इनके पौत्र जिनका नाम होता है मान सिंह, मान सिंह को क्या करता है, मुगल दरबार में वो रख लेता है, एक अच्छे पद पर रख लेता है, ठीक है? मुगल दरबार में शामिल कर लेता है। तो ये हो गई आमेर की विजय, ठीक है? ये भी समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले मेवाड़, ठीक है? उसके पश्चात में सबसे पहले जो आए थे वो हाँ, सबसे पहले आया था मालवा विजय, ठीक है? अभी मेवाड़ की बारी नहीं है, मालवा विजय हुआ था, उसके बाद में चुनार विजय हुई, ठीक है? अब आमेर हो गया, फिर गोंडवाना विजय, ठीक है? गोंडवाना विजय में क्या होता है, देखिए गोंडवाना विजय में हम बात करेंगे रानी दुर्गावती की, ठीक है? बहुत ही साहसी महिला होती हैं और अपने गौरव के लिए वो लड़ती हैं, ठीक है? तो गोंडवाना विजय में देखेंगे कि गोंडवाना मध्य प्रदेश का एक शक्तिशाली राज्य होता है। अपने पति दलपत, ठीक है, के मरणोपरांत यहाँ की जो रानी होती हैं वो होती हैं रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती महोबा के चंदेल शासक की पुत्री होती हैं, ठीक है? तो चंदेल अपने आप में ही बहुत साहसी होते थे, तो उनकी पुत्री होती है। और ये क्या करती है, अपने अल्पवयस्क पुत्र, ठीक है, अपने अल्पवयस्क पुत्र, इनका नाम होता है वीर नारायण। क्या नाम होता है? वीर नारायण को गद्दी पर ये बिठाती हैं और संरक्षिका के रूप में शासन करने लगती हैं, ठीक है? तो रानी दुर्गावती कहाँ की उनकी रानी थी? गोंडवाना मध्य प्रदेश, ठीक है? गोंडवाना का जो राज्य है मुगल साम्राज्य का सीमावर्ती था, ठीक है? मुगल जो जितना भी राज्य था उसका सीमावर्ती था। और यहाँ का जो कड़ा का गवर्नर था उसने पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और उसका जिसका नाम था आसिफ खां, ये गोंडवाना की जो संपन्नता थी वहां पर अल्पवयस्क, क्योंकि वहां पर महिला का शासन था, रानी दुर्गावती का शासन था। और इसने आसिफ खान ने बहुत बार आक्रमण किया था किस पर? गोंडवाना पर, लेकिन ये जीत नहीं सका था। इसको हर बार मुंह की खानी पड़ती थी। तो इसने क्या किया, अकबर से इसने दोस्तों अधीनता स्वीकार की और इनसे अकबर से क्या किया, उनको बताया। और गोंडवाना के बारे में बताया कि यहाँ की संपन्नता के बारे में बताया, जिससे अकबर यहाँ से अगर लूट करके यहाँ से चला जाएगा तो इस पर मैं शासन कर लूँगा। तो ये आसिफ खां हमेशा क्या करता था, संपन्नता के विषय में जानता था। और इसीलिए क्या हुआ, 1564 ईस्वी में बहुत उकसाने के पश्चात में मुगलों ने आक्रमण कर दिया। जब मुगलों ने आक्रमण किया तो उस समय स्थिति यह थी दोस्तों कि मुगलों की सेना कई बार दुर्गावती से हारती है। दुर्गावती अकेले मुगल की सेना को धूल चटा देती हैं। लेकिन अंततः क्या होता है, एक युद्ध में दोस्तों, एक वीर नारायण का जो पुत्र होता है, अल्पवयस्क पुत्र होता है वीर नारायण, इसके युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इससे जो रानी दुर्गावती बहुत ही टूट जाती हैं। और अंततः क्या होता है, जो रानी दुर्गावती होती हैं उनकी हार हो जाती है और वह स्वयं
वो सोचती है वो दुश्मन के हाथों नहीं मरना चाहती, इसीलिए वो स्वयं क्या करती है, अपने सीने में कटार मार लेती हैं और वो वीरगति को प्राप्त होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, मुगलों को बेहिसाब धन मिलता है और मुगलों की जो आय है, जो धन है, जो खजाना है, वो और बढ़ जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो ये भी याद हो गया। सबसे पहले क्या था, तो अब यहाँ पर आमेर हो गया, फिर उसके बाद गोंडवाना यानी रानी रानी दुर्गावती। अब यहाँ पर देखेंगे मेवाड़ या चित्तौड़ पर आक्रमण। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो जाए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो और इन चीज़ों को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे मेवाड़ या चित्तौड़ पर आक्रमण। मेवाड़ पर सिसोदिया जो राजपूत होते हैं, राणा उदय सिंह का शासन होता है। किसका शासन होता है, तो राणा उदय सिंह का। राणा उदय सिंह ने मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, राणा उदय सिंह, क्योंकि उस समय क्या था कि जो राणा उदय सिंह बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही वीर थे और जितने भी वहाँ पर राजपूत राजा थे, छोटे मोटे जितने भी राजपूत राजा थे, वे उनको अपना सिरमौर मानते थे। जिसके कारण क्या हुआ कि जिनकी अधीनता में काफ़ी राजनीति के अकबर से ये बिल्कुल स्वतंत्र काम करते थे, बिल्कुल स्वतंत्र था इनका राज्य। इसीलिए 1567 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। अब दोस्तों ये चित्तौड़ का किला है, बहुत ही अभेद किला था। देखिए यहाँ पर खाई खाई थी, यहाँ पर लगभग 4 महीने तक मुगलों की सेना आई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई, काफ़ी बार आई, लेकिन इसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और ये हमेशा यहाँ से जब जितने भी सैनिक थे, इसके जो राणा उदय सिंह के सैनिक थे, वो अकबर की सेना को धूल चढ़ा देते थे। लेकिन अंततः क्या हुआ, जब अकबर स्वयं यहाँ पर अपने तोपखानों को लेकर के आया और लगातार बारूदों की वर्षा करने लगा, तो अंततः क्या हुआ दोस्तों कि जो उस समय देखा, उदय सिंह के जो किले की जो सुरक्षा थी, ये भार थी, वो जयमल और फत्ता, ठीक है, फत्ता, इन दो लोग थे जिनको नाम था फतेह सिंह। ये दो लोग थे, ये दो वीर बहुत ही महान थे और ये इन्होंने बहुत समय तक मुगलों की विशाल सेना को रोक करके रखा। लेकिन अंततः क्या होता है, जब अत्यधिक गोले बारूदों की बरसात होने लगी तो स्थिति बिगड़ते देख जयमल ने क्या किया, राणा उदय सिंह को पहाड़ियों में छिपा दिया। ठीक है, लेकिन क्या होता, अंततः जो मुगलों से वीरतापूर्ण लड़ते हुए अंत में ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। ये कहा जाता है, इतने वीर होते हैं दोस्तों कि ये जब अपनी तलवार चलाना प्रारंभ करते हैं तो हजारों की संख्या में जो मुगल सैनिक होते हैं, वो उनका सिर ये काट देते हैं। लेकिन अंततः क्या होता है, क्योंकि अकबर की सेना बहुत ही विशाल होती है, अंततः ये दोनों जो वीर होते हैं वीरगति को प्राप्त होते हैं। और अकबर इतना बाहर रहते रहते इतना घेरा डाले हुए इतना परेशान हो जाता है कि जैसे ही वो किले में प्रवेश करता है, प्रवेश करते ही अकबर ने लगभग 30,000 राजपूत राजाओं का कत्लेआम कर देता है, उनकी दीवार बना देता है। इतनी राजपूत राजाओं की कत्लेआम करता है कि ये समझ लीजिए खून की नदियां बहने लगती है वहाँ पर। जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो पूरे भारतवर्ष में जितने भी राजपूत राजा होते हैं, जितने भी जो राजा होते हैं, वो अकबर पर थू-थू करने लगते हैं और वो धिक्कारने लगते हैं अकबर को इस नरसंहार को देख करके। और इतिहासकार भी बताते हैं कि यह इसके अकबर के जीवन का सबसे बड़ा धब्बा था। ठीक है, इसके पश्चात में ये क्या करता है, आगरे किले के दरवाजे पर जयमल और फतेह की वीरता पूर्वक जो है 2 मूर्तियों का भी निर्माण करवाता है। तो ये अकबर के द्वारा काम किया जाता है। तो ये था मेवाड़ चित्तौड़ पर आक्रमण। ये कब हुआ था, 1567। देखिए सीक्वेंस याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे, इससे आपको ये चीज़ याद हो जाएंगी। अब हम आगे पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, ये कब हुआ था, तो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था, राणा उदय सिंह के मरणोपरांत। ठीक है, अगर समय मिलेगा दोस्तों हम राणा प्रताप पर एक वीडियो आपको अवश्य प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम विस्तृत रूप से
राणा उदय सिंह और राणा प्रताप के बारे में चर्चा करेंगे। तो मरणोपरांत क्या होता है, उनका पुत्र होता है महाराणा प्रताप, बहुत ही योग्य, बहुत ही साहसी और भारतीय इतिहास में ये मान लीजिए कि सबसे साहसी व्यक्ति महाराणा प्रताप होते हैं, जिनका विशालकाय शरीर होता है। और इनके बारे में दोस्तों बताया जाता है कि इनका जो भाला था वो 81 किलो का भाला होता है। कितने किलो का? 81 किलो का भाला होता है। और 72 किलो का इनका क्या होता है दोस्तों? कवच होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के और इनकी जो लगभग बताया जाता है कि 204 किलो का वजन लेकर के ये अपने साथ में चलते थे। और उनका शरीर 7 फुट से भी ऊपर ज़्यादा था, विशालकाय शरीर था। तो ये थे महाराणा प्रताप, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो ये क्या करते थे, इन्होंने अपनी जो लड़ाई है वो जारी रखी, मुगलों को धूल चटा दिया इन्होंने। ये क्या करते थे, क्योंकि इनके पास सेना बहुत कम थी, बहुत सी सेना को मुगलों ने पहले ही खत्म कर दिया था। तो ये क्या करते थे, छापा मार युद्ध। उस समय सबसे अच्छी युद्ध नीति थी छापा मार युद्ध। इस छापा मार युद्ध से मुगलों की नाक में इन्होंने दम कर रखा था। ठीक है, जंगलों में छिपे रहते थे। कुछ सैनिक आकर के 150 सैनिकों को, मुगलों के सैनिकों को मार करके चले जाते थे। इससे अकबर बहुत ही परेशान हो गया था। अकबर ने मेवाड़ को पूर्ण रूपेण जीतने के लिए 1576 में आमेर के राजा मान सिंह, ठीक है, आमेर के राजा कौन से थे? मान सिंह थे। और आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी और हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों प्रारंभ होता है। विशाल का है दोस्तों ये युद्ध होता है, बहुत ही भयानक युद्ध था, जिसमें बहुत ही बहादुरी पूर्वक राणा प्रताप लड़ते हैं। राणा प्रताप की इसमें अंततः हार होती है, क्योंकि विशालकाय सेना थी, राणा प्रताप के पास में एक छोटी सेना थी। तो इसमें राणा प्रताप की हार होती है और चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। कुछ समय के लिए होता है, लेकिन फिर से राणा प्रताप बार बार छापेमारी युद्ध करके वो अपना जो किला है उस पर अधिकार फिर से कर लेते हैं। और अंततः क्या होता है, जो मुगलों का अधिकार वहां से हट जाता है। जब तक 1599 में महाराणा प्रताप की जो पुत्र होता है अमर सिंह, यह भी संघर्ष जारी रखता है। और इस प्रकार जो मेवाड़ अभियान है वह कभी भी पूरा नहीं होता, हमेशा अधूरा ही रहता है। ठीक है, ये समय कब पूरा होता है? तो जहांगीर के समय में जो ये हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ है, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। अंततः क्या होता है, जहांगीर के समय में जाकर के दोस्तों जो मेवाड़ है वो जहांगीर के इसके शासन में जाकर के मिल जाता है। ठीक है, मुगलों की के अधिकार में आ जाता है मेवाड़। तो ये हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इसके पश्चात में रणथंभौर का। ठीक है, रणथंभौर कब? तो 1567 के बाद में 68 आएगा, तो 68-69 में होता है रणथंभौर विजय। रणथंभौर के राजा उस समय होते हैं राय सुरजन। ये चित्तौड़ विजय को देख ही चुके होते हैं। अकबर ने 1568 ईस्वी में जब रणथंभौर, मेवाड़ और रणथंभौर पर आक्रमण किया, तो मेवाड़ आक्रमण में जो मेवाड़ आक्रमण इससे पहले हुआ था उसकी छवि को ये ध्यान में रख करके मानसिंह क्या करते हैं, मानसिंह और भगवान दास है ना, इनके कहने पर जो राय सुरजन है वो अकबर की अधीनता आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि नहीं चाहते हैं किसी भी प्रकार से हमारी जो सेना है, हमारी जो प्रजा है उसको हानि पहुंचे। ठीक है, तो ये 1568 में होता है। फिर 1568 और 69 में, फिर इसके पश्चात में होता है कालिंजर विजय। यहाँ पर रणथंभौर नहीं दोस्तों, कालिंजर विजय। ठीक है, तो कालिंजर का दुर्ग होता है। रणथंभौर के उपरांत की अधीनता के उपरांत अकबर ने कालिंजर के दुर्ग को पर आक्रमण किया। ठीक है, ये एक अभेद दुर्ग था। कालिंजर का किला बहुत ही अभेद था, उसके बारे में अकबर ने काफी बार सुना था। तो यहाँ पर उसने आक्रमण किया और यहाँ के राजा थे राजा रामचंद्र। ठीक है, जो मेवाड़ के शासक उदय सिंह थे ना, इनके अधीनस्थ काम करते थे। चित्तौड़ और रणथंभौर के पराजय से भयभीत होकर रामचंद्र ने भी क्या किया, मुगल सेनापति जो मजनून खां से युद्ध किए बिना ही इस दुर्ग को सौंप दिया। तो इस प्रकार से जो कालिंजर का किला है वो भी मुगलों के अधीन हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे गुजरात विजय। गुजरात विजय में क्या होता है,
तो गुजरात विजय देख लेंगे। गुजरात विजय 1572 से 73 के बीच मोहम्मद शाह तृतीय के बीच में होता है, ठीक है। हुमायूं ने 1535 ईस्वी में पहले ही मंदसौर पर युद्ध किया था और बहादुर शाह को हरा करके इसे जीता था, लेकिन इसीलिए क्या होता है, इसीलिए अकबर इस पर अपना पैतृक अधिकार समझता है और इसको प्राप्त करने की कोशिश करता है कि अगर गुजरात किसी प्रकार से हमारे बस में आ गया तो यहाँ पर हमारा फायदा क्या होगा। अकबर सोचता है तो क्या फायदा होगा, तो गुजरात एक क्या था, समृद्धशाली देश था, प्रांत था। और क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो बंदरगाह, ये एक तो बंदरगाह क्षेत्र था और यहाँ से सूरत, दमन, भड़ौच, दीप जो आदि जो विदेशी माल का आवागमन होता था, व्यापार होता था, इसीलिए जो अकबर था ना, तो वो इस पर अधिकार करना चाहता था। तो यहाँ पर विदेशी व्यापार होता था, इसीलिए इस पर अधिकार करना चाहता था गुजरात पर। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ पुर्तगाली आकर रहे थे और वो समुद्र का तट पर क्या करते थे, व्यापार करते थे। इसके साथ साथ में कभी कभी जो हज यात्री जाते थे, सभी हज यात्रियों को कभी कभी ये क्या करते थे, परेशान करते थे, अतिरिक्त कर वसूलते थे, कौन, पुर्तगाली। तो इस चीज को ध्यान में रख करके अकबर चाहता था कि ये चीजें ना हो, इसीलिए वो आतुर था गुजरात विजय के लिए। गुजरात की जो आंतरिक दुर्व्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी, उसकी जो व्यवस्था थी वो सही नहीं थी, जिसका लाभ उठाकर क्या किया अकबर ने, इस पर अधिकार करना चाहा, ठीक है। गुजरात पर इब्राहिम हुसैन मिर्जा, शाह मिर्जा, मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने दक्षिण गुजरात पर शासन स्थापित कर लिया था। यानी क्या हुआ था कि जो गुजरात पर मुगलों की विजय होती है, मुगल वहां पर बस जाते हैं। इसके अतिरिक्त उसके पश्चात में जो ये मिर्जा थे, ठीक है, इनसे भी ये आंतरिक विद्रोह कर देते हैं और इनसे भी क्या करता है मुगल सेना, इनको भी हराकर इनके क्षेत्र को अपने अधीन ले लेती है, ठीक है। तो ये समझ में आया। देखो दूसरा चरण में क्या परिणाम क्या होता है दोस्तों, तो दूसरे चरण में परिणाम ये होता है कि अफगान और जितने भी मिर्जा होते हैं, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, अकबर को चुनौती देते हैं कुछ क्षेत्रों से। तो जो अफगान होते हैं तो लोधी वंश पता ही है, उसके बाद में शेरशाह सूरी जो इनके दुश्मन होते हैं, मिर्जा भी इनके दुश्मन ही होते हैं। भारत की राज सत्ता से इनका हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है और मुगलों का समुद्र जो तटीय क्षेत्र यहाँ पर अधिकार हो जाता है, तथा यह जो समुद्र तटी के अलावा जो बंगाल तक जितना भी क्षेत्र फैला होता है वो मुगलों के कब्जे में आ जाता है। और इस प्रकार से भारत का जो संपूर्ण मध्य क्षेत्र है वह मुगलों के कब्जे में आ जाता है। तो किस प्रकार से देख रहे हैं, धीरे धीरे करके अकबर का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अब हम देखेंगे द्वितीय में मैंने ये देख लिया, अब हम पढ़ेंगे तृतीय चरण, युद्ध का तृतीय चरण, ठीक है। बस एक ही पेज बचा हुआ है बस, ठीक है। तो तृतीय चरण देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर छोड़ेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए देखिए मैंने बताया कि टॉपिक बड़ा है और इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। युद्ध का तृतीय चरण क्या होता है, 1579 से लेकर 1601 तक होता है। साम्राज्य विस्तार के तृतीय चरण में अकबर ने कश्मीर उड़ीसा को जीतकर पश्चिमोत्तर की सीमा राज्य को जीता तथा दक्षिण भारत में स्वतंत्र जो मुस्लिम राज्य थे उनको अंत कर दिया और अपना अधिकार, अपना परचम लहरा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या करता है वो तीसरे चरण में, याद रखना, किधर, अपनी साम्राज्यवादी नीतियों का विस्तार कश्मीर, उड़ीसा और दक्षिण भारत की ओर करता है। अब यहाँ पर कौन कौन सी विजय, तो सबसे पहले काबुल विजय करता है 1581 ईस्वी में, और यहाँ अपनी इनके सौतेली भाई होते हैं जिनका नाम होता है हकीम मिर्जा, इनको हराकर काबुल पर अधिकार कर लेता है और वहाँ का गवर्नर मानसिंह को नियुक्त कर देता है। किसको नियुक्त करता है, तो गवर्नर बना देता है मानसिंह को, कहाँ पर, काबुल में, ठीक है। इसके पश्चात में 1585, याद रखना 81-85, ठीक है, सीरियल वाइज आपको हम बता रहे हैं जिससे कि आपको ये चीज़ याद हो जाए, आप कभी ना भूलें। याद कब होगा, जब आप इस वीडियो को लगभग 2 बार देखेंगे। और कुछ मेरे भाई अभी तक लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ और प्लीज़ थोड़ा सा हमको मोटिवेशन दे दीजिए दोस्तों। अभी मैंने बताया कि मुझे यूट्यूब पर पढ़ाने का थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो मुझे आत्मविश्वास बढ़ेगा और मैं आपको अच्छा करके दिखाऊंगा, अच्छे नोट्स लाकर दिखाऊंगा दोस्तों। तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो कश्मीर विजय देखेंगे, उसके पश्चात में कश्मीर विजय में हमें यूसुफ खान होते हैं, उनका पुत्र होता है याकूब खान, इसको हरा करके मुगल सेना अपनी फतह लहराती है। उड़ीसा विजय करती है 1590 से 92 में,
ठीक है। यहाँ पर जो कुतलू खान रूहानी होते हैं, निसार खान रूहानी होते हैं, इनको हरा करके दोस्तों जो बिहार के गवर्नर बाद बनाए जाते हैं मान सिंह, इनको ही यहाँ की सूबेदारी प्राप्त होती है। 1991 में खानदेश पर आक्रमण करके दोस्तों यहाँ पर अधिकार हो जाता है मुगलों का, क्योंकि इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, तो खानदेश को। ठीक है। यहाँ पर आक्रमण कब होता है? 1991 में, सॉरी यहाँ पर 1591। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। 1591, 1594 से लेकर के 1600 के बीच में, ठीक है, बहादुर शाह जो जफर होते हैं, सॉरी बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह होते हैं, ठीक है। तो बहादुर शाह जो होते हैं, इनकी पत्नी होती है जिनका नाम होता है चांद बीबी। ठीक है, इनकी पत्नी होती है चांद बीबी। और यहाँ पर आप समझ लीजिए ये, तो यहाँ पर आप समझिए कि 1594 से 1600 में आदिल शाह होते हैं। ठीक है, आदिल शाह की बीवी होती हैं। ठीक है, आदिल शाह होते हैं जो है कि अफगान शासक होते हैं। ठीक है, आदिल शाह, और इनकी बीवी होती हैं कौन? चांद बीबी, जिनका नाम होता है चांद बीबी। चांद बीबी का नाम आपने सुना होगा। ठीक, चांद बीबी होती है, और इनके जो पुत्र का नाम होता है, जो अल्पवयस्क पुत्र होता है, उसका नाम होता है बहादुर शाह या फिर बुरहानुल बुरहानुल मुल्क। ठीक है, तो ये मुगल जो अकबर हैं, वो क्या करते हैं, चांद बीबी को हरा करके जो अहमदनगर है, अहमदनगर को भी अपने अधिकार में ले लेते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं किस प्रकार से अधिकार क्षेत्र बढ़ता जा रहा है अकबर का। लेकिन अंततः क्या होता है, अंततः जो जहांगीर होता है, अंततः जहांगीर जो शाहजादा सलीम होता है, जिसे आगे चलकर जहांगीर पुकारा जाता है, इसने विद्रोह कर दिया। इसने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह का क्यों करता है, तो इसको भी मैंने शामिल कर दिया जिससे आपको ये चीज़ याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आता है कि शाहजादा जो सलीम है वो क्यों विद्रोह करता है। तो इसको आप देख लीजिए। ये विद्रोह करता है, लगभग इसका विद्रोह 4 साल तक चलता रहता है, 1599 से लेकर के 1604 ईस्वी तक। 1604 याद रखना, थोड़ा सा दोस्तों, 1604 ईस्वी तक। अब होता क्या है, अकबर अत्यधिक प्रेम करता है। अकबर सलीम से बहुत प्रेम करता है, जिसके कारण क्या होता है, सलीम बिगड़ जाता है। सलीम बिगड़ जाता है और यह सोचता है कि यार ऐसा है कि अब अकबर अब बूढ़े हो गए हैं, अब हमको राजा बनना चाहिए, बादशाह बनना चाहिए। इसीलिए वो बादशाह बनने के लिए परेशान रहता है कि मुझे राजगद्दी मिलनी चाहिए। वह बहुत ही उत्सुक रहता है। 1599 में सलीम बिना अकबर की आज्ञा, अकबर आज्ञा भी नहीं देता है, फिर भी वो अजमेर से इलाहाबाद चला जाता है। अजमेर से इलाहाबाद चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, वह स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगता है। यानी अपने आप को बिल्कुल अपने पिता से स्वतंत्र कर लेता है और स्वतंत्र शासक की तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देता है। ये चीज जैसे ही पता चलती है अकबर को, तो अकबर 1602 में, ठीक है, 1602 में क्या करते हैं, सलीम को समझाने के लिए उनके पास जाते हैं। ठीक है, और उसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी इसका कोई भी रास्ता नहीं निकलता है। और दक्षिण फिर क्या होता है, फिर अकबर क्या करते हैं कि अबुल फजल को, दक्षिण से अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ और सलीम को जाकर के आप समझाओ। ठीक है, समझा करके उसे बुला लाओ, आगरा बुला लाओ। और जैसे ही अबुल फजल वहां से निकलता है बुलाने के लिए, जहांगीर को बुलाने के लिए, लेकिन उसमें कुछ षड्यंत्र होता है, जिससे क्या करता है, जो जहांगीर है वो ओरछा सरदार होते हैं, जिनका नाम होता है सरदार वीर सिंह बुंदेला। सरदार वीर सिंह बुंदेला को आदेश देता है, जहांगीर आदेश देता है और अबुल फजल की दोस्तों हत्या करवा देता है। कौन? जहांगीर। ठीक है, फिर क्या होता है, होगा क्या, राजा का पुत्र था, अकबर ने उसे मेवाड़ जीतने के लिए, उसके बाद में वो आता है और माफी ओफी मांगता है, तो अकबर उसे क्षमा कर देता है। उसके पश्चात में अकबर क्या करता है, मेवाड़ जीतने के लिए उसे फिर से भेजता है। लेकिन होता क्या है, वह मेवाड़ न जाकर फिर इलाहाबाद पहुंच जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को बादशाह बनाने के लिए, अपने आप को बादशाह घोषित करने के लिए बार बार विद्रोह करता रहता है।
कुछ दिन क्या होता है, वहाँ पर वो इलाहाबाद में रुकता है और भोग विलास में लिप्त हो जाता है, डूब जाता है। उसके पश्चात में कुछ समय के पश्चात में 1604 ईस्वी में उसकी दादी की मृत्यु होती है। जब दादी की मृत्यु होती है तो वापस वो आगरा आता है, और जब आगरा आता है तो उसके पश्चात में क्या करते हैं अकबर ही, क्योंकि वो उसका लड़का होता है, तो लास्ट में क्या करते हैं अकबर उसे माफ़ कर देते हैं, क्योंकि अकबर उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो इसके पश्चात में अकबर की मृत्यु, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो अकबर की मृत्यु 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अतिसार रोग के कारण अकबर की हालत बहुत ही नाजुक हो जाती है, और 26 अक्टूबर की अर्धरात्रि को आगरा में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अकबर को सिकंदरा में, आगरा के निकट जो है उस वहाँ पर मकबरा बनवाया जाता है, और वहीं पर उसको दफनाया जाता है। तो अकबर की मृत्यु कब हुई, तो दोस्तों 21 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार से अकबर का जो चैप्टर है वो दोस्तों क्लोज हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और थोड़ा सा दोस्तों मैंने बताया कि सपोर्ट कीजिए, और मैं आपको अच्छा कंटेंट ला कर दूंगा। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा, बस थोड़ा सा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं, और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो आप सजेशन दे सकते हैं, जिससे मैं इनको दूर कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं क्या करेंगे कि जितने भी जो नवरत्न हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और प्रयासरत रहिए कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।